हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम आ गए फिर से नया डे नया सेशन लेके। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4। देखिए, मैंने चैप्टर 5 पहले कंप्लीट कर दिया है क्योंकि मैंने उसका नोट्स पहले में मेट कर लिया था। पर अब मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, ये चैप्टर किसी किसी स्कूल में डिलीट कर देते सिलेबस से, क्योंकि तुम्हारा क्लास 8 में तो बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते। इसीलिए कुछ कुछ स्कूल क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री चैप्टर्स को डिलीट करते हैं। इसीलिए मैं ये बाद में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर चेक कीजिए, पूरा मैंने एक्सप्लेन करके इनसे सॉल्यूशंस कर दिया है। पर इस चैप्टर के शुरू होने से पहले मैं आपको छोटा चीज कराऊंगा। अगर आपने पिछले चैप्टर देखा है तो अच्छा है, ना देखा है फिर देख लीजिए। और अगर नहीं भी टाइम है तो ये चीज बस आप सुन लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं। पांच पांच छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके बहुत काम आने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर से। एक बार देख लीजिए, मैंने ये खुद खुद का निकाला है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ग्रोथ इन पॉपुलेशन? इसका मतलब क्या है? देखिए, जीरो ग्रोथ मतलब क्या है, कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। व्हेन बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट द पॉपुलेशन डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, जितना लोग पैदा हो रहा है उतना ही लोग मर भी रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। तो इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज भी नहीं होता और डिक्रीज भी नहीं होता। सच अ सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड जीरो ग्रोथ इन पॉपुलेशन। इसे कहते हैं जीरो ग्रोथ। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव बेस्ड ऑन डेटा। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब यह आशा करना कि एक पर्सन कितना दिन तक जीवित रह सकता है, ताकि हम एक इन एवरेज हम आशा करते हैं कि एक परसेंट 60 से 70 साल तो जी लेगा, अगर कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई मिसहैप्स ना हो जाए। तो इसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ये कंट्री के हेल्थ सिचुएशन है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो है, वो नंबर ऑफ ईयर्स एक साधारण इंसान को बचने का जो उम्मीद है वही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक छोटा सा ट्रिक्स का वक्त सवाल दिया गया है। इफ 600 पीपल लिव इन योर कॉलोनी, अगर 600 लोग तुम्हारे कॉलोनी में रहे हैं एंड द एरिया ऑफ योर कॉलोनी इज 2 स्क्वायर किलोमीटर, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ योर कॉलोनी? सो 600 पीपल आपका कॉलोनी में रह रहा है, 600 पीपल्स, और एरिया है आपका कॉलोनी का 2 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला है क्या है, आप नोट कर लीजिए। टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एरिया। क्या? टोटल पॉपुलेशन मतलब जितना पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाई टोटल लैंड एरिया जो दिया गया होगा। तो यहाँ पर इफ 600 पीपल मतलब 600/2 आ जाएगा। टोटल पॉपुलेशन 600 है और जो बाई लैंड एरिया है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर। तो डिवाइड होके 2 से 600 कट हो जाएगा, 300 रह जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 300/स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इजी चीज है। यही होगा आपका डेंसिटी। तो अगर आपका डेंसिटी का सवाल आता है तो आप घबराइए मत, ये बहुत इजी चीज है, बुक में भी दिया गया है अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो। व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ रेट? अब नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। देखिए, सिंपल सी बर्थ रेट और डेथ रेट का जो हिसाब लगाया जाएगा एक देश में, उसका जो डिफरेंस होगा वही आपका नेचुरल ग्रोथ रेट के हिसाब से माना जाएगा। पहले क्या पढ़ा था? जीरो ग्रोथ रेट। जब बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होगा, मतलब जितना जन्म रहा है उतनी मौत हो रहा है, इसलिए जीरो ग्रोथ हो रहा है। अब क्या है नेचुरल ग्रोथ रेट? क्या? जब डिफरेंस क्या किन किन का बर्थ रेट और डेथ रेट का अगर हम नाप लेंगे तो वही होगा हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिफर? ह्यूमन मीन्स किन किन आधार पर भेद होता है? देखिए, एज, सेक्स, एजुकेशन, एथनिसिटी, कल्चर, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। हम कैसे कैसे, एक पुरुष है, एक महिला है, एक जवान है, एक बुरा है, एक एडुकेटेड है, एक अनएडुकेटेड है, एक लिटरेट है, एक नॉन लिटरेट है, एक 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 बैकग्राउंड से आता है, ये ट्राइबल बैकग्राउंड से आता है, ये जनरल बैकग्राउंड से आता है, उसका कल्चर क्या है, कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, ये कैसा लड़का है, इसका ब्रेन कितना अच्छा है, इसी बेसिस पर ह्यूमन बींग्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यही बस हमारा क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिए, आपको याद में रह जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हमारा इंडस्ट्रीज चैप्टर पे। दोस्तों, हम अगर इंडस्ट्रीज चैप्टर पर गौर करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि देखिए, पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटीज से कुछ चीजें, जो कि एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, यहाँ सिटीज में रहते हैं, तो उनको तो एग्रीकल्चर का चीजें आंखों के सामने नजर नहीं आते। पर इंडस्ट्रीज हमें हर जगह देखने के लिए मिल जाता है। रूरल हो कि अर्बन हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम दिन रात, और जो सिटी पीपल है मेनली, आंखों के सामने देख पाते हैं, तो आप रिलेट ज्यादा कर पाएंगे। तो पहले एक स्टोरी दिया गया है। हैव यू एवर सीन द थॉट ऑफ द फैक्ट दैट the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? देखिए, ये पेज है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कितना प्रोसेसिंग के बाद आता है, आपने कभी सोचा है?
मैंने भी नहीं सोचा। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ द ट्री। है पता है कि पेड़ के पत्ते से बनते हैं और पेड़ की खाल से बनते हैं मिक्स करके। पहले ये ट्री था, इट वॉज कट डाउन, ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल में गया। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। तो वुड प्रोसेस करके हमने वुड पल्प जो होता है वो निकला। देखिए यहाँ पर हिडन चीज है, क्या है, वो पेपर बनने का प्रोसेस दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप जान सकते हैं यहाँ से। There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. So wood process करके wood pulp में convert होता है। wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. So ultimately chemicals और machines के द्वारा वो ultimately वो wood pulp जो एक मंड मतलब क्या कहूँ आपको, एक गोला की तरह चीज होता है, वो अल्टीमेटली पेपर बन जाता है। किन किन चीजों के आधार पर, केमिकल्स और मशीन्स जो कि ह्यूमन मेड है, सो उनके आधार पर। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस। उसके बाद प्रेस में जाता है, वेर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स इज यूज्ड टू प्रिंट लाइंस। उसके बाद देखिए ये तो मेरा प्रिंटेड पेज है, पर अब न्यूज पेपर को समझ लीजिए, वो प्रेस में जाता है वो न्यूज छप जाते हैं उनके ऊपर ही, फ्रेश पेज के ऊपर न्यूज छपते हैं। दिस पेपर फाइंड इट्स वे टू द प्रेस। अब दिस पेजेस आर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक की तरह से पैक होते हैं, पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स। अल्टीमेटली ये हमारे हाथ में आते हैं। जो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस दिया गया, आप एक बार पढ़ लीजिए, आप दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। पहले वुड पल्प से हमको पेपर बनाना कैसे होता है केमिकल्स मशीन्स के द्वारा, वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक दिया गया है, जर्नी बिगिंस एज अ ट्री, फिर बुक हो गया, पेपर मेड और रिसाइकिल। फिर पेपर रिसाइकलिंग के बाद जो आपको आपके घर से शायद कोई आता होगा महीने में, क्योंकि हमारे घर में आता है पेपर्स लेने के लिए, वो फैक्ट्रीज में जाकर उसको दे देते हैं, वो फिर से रिसाइकिल होता है ताकि पेड़ भी बच जाए और वो यूज पेपर फिर से रिसाइकिल हो जाए, जो कि हमारा कोई काम का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। देखिए इंडस्ट्री मतलब है सेकेंडरी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज, इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्यों? सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, चेंज द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू। एज यू हैव सीन, pulp was changed into paper और पेपर किसमें हुआ, नोटबुक में कन्वर्ट हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और यही बताता है 2 स्टेजेस। क्या? पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन हैव वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए अब हम बताते हैं प्राइस। एक प्राइस, एक चीज का, एक बंडल पेपर का प्राइस, एक बंडल एक क्लॉथ का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, फैक्ट्रीज में जो प्रोसेस होता है ना, उसमें एक एक प्रोसेस का होने के बाद उस प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड होता है, उस प्रोसेस को करने का कॉस्ट ऐड होता है। अल्टीमेटली सब लोग फायदा रख के, इंडस्ट्री फायदा रख के, जो डिस्ट्रीब्यूटर से, जो होलसेलर से, जो मिडिलमैन से, वो फायदा रख के आपको माल बेचते हैं। जो जो प्राइस आपको दिया गया है यहाँ पर, एमआरपी जो आपको लिखा रहता है, वो सारा वैल्यू एडिशन के बाद में है। ठीक है। In this way, the finished product has more value and utility than the raw materials that it has made from। क्योंकि raw materials का प्राइस जोड़ के फिर प्रॉफिट जोड़ के अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट का प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए जो मेन प्रोडक्ट उसका यूटिलिटी भी ज्यादा है, प्राइस भी ज्यादा है रॉ मटेरियल्स के तहत, मतलब रॉ मटेरियल्स से। देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एक तो प्रोसेस था पल्प पेपर में, फिर पेपर नोटबुक में, 2 प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के बाद आपको प्राइस डिटरमाइन करना होगा। तो देखिए अब हम जानेंगे इंडस्ट्री क्या होता है। ये पार्ट आपको रट लेना होगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ये आपको पूरा रट के दिमाग में सेट करना होगा। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इंडस्ट्री कोई बिल्डिंग नहीं है। आपको लगता होगा, मुझे भी लगता था एक टाइम पे कि इंडस्ट्री, देखिए एक बिल्डिंग खड़ा है, एक मिल है, यही इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री वो नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानना है। देखिए आप एक समझिए, एंटरटेनमेंट, मूवीज, सॉन्ग्स, जो टेलीविजन सीरियल्स होते हैं, जो भी आते हैं ना, वो भी एक इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब एक पूरा जो सेक्टर होता है जो आपको विनोदन मतलब एंटरटेनमेंट देते हैं, वो सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तहत आता है, अंदर आता है। एक एक चीज एक अलग अलग इंडस्ट्री नहीं होता। देखिए अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, लैपटॉप्स, जो होता है आपका टैबलेट्स, जो सब कुछ
एक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के तहत आता है। सो इंडस्ट्री मतलब कोई बिल्डिंग वाली एक फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री होल सेगमेंट ऑफ वर्क है। मैं भाषा करता हूँ, आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। वही एक इंडस्ट्री है जो सेक्टर कोई मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन और जो नाम मतलब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, वो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हो गया, जो भी इंडस्ट्री हो गया वो आपको क्या करता है, गुड्स प्रोडक्शन करता है। एंटरटेनमेंट भी गुड्स है, वो एंटरटेनिंग गुड्स है। जो एपिसोड्स आते हैं मूवी का, वेब सीरीज का, सीरियल्स का, जो नए नए मूवीज आते हैं वो भी एक प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि वहां पर प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, आपको पता ही है। आप एक एक चीज को रिलेट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करते हैं तो सब इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स नहीं करते, तो आइदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करेगा और बोथ करेगा, और प्रोविजन ऑफ सर्विस को सर्विस देगा। एंटरटेनमेंट एक सर्विस कह सकते हैं। देखिए डॉक्टर्स, मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स तो कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो सर्विस दे रहे हैं, यही भी एक इंडस्ट्री है। तो हर एक सेगमेंट को हम एक इंडस्ट्री के तहत रख सकते हैं। दस वी हैव आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो कोल का काम करता है, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो सर्विस देता है। तो ऐसे हम इंडस्ट्री को तीन तीन एक टाइप्स में बांट सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। इंडस्ट्री को अगर पूछा जाए व्हाट इज इंडस्ट्री, तो आपको ये पूरा लिखना होगा, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रट लो। ये बहुत इजी भी है। क्या करते हैं, गुड्स प्रोडक्शन, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और तीन एग्जांपल्स। अब देखिए इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन बेस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज, ओनरशिप। देखिए कई कई तरह से हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, और एक पॉइंट पे आप आ जाएंगे कि देखेंगे ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, आपका ब्रेन में सरासर घुस जाएगा। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बहुत इजी चीज है। पहले हम क्लासिफाई करेंगे बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। देखिए पहले हम रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। बोल्ड वर्ड्स देख लीजिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन चार्ट में आपको बाद में दे दूंगा कभी। इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। देखिए एग्रो बेस्ड मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स वो यूज करते हैं। फूड प्रोसेसिंग हो गया, वेजिटेबल हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अपने रॉ मटेरियल्स के हिसाब से देखते हैं। तो ये आ गया हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड से, एनिमल हस्बेंड्री से एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री हो गया, जो खेत से आ रहा है वेजिटेबल, और का कोई वेजिटेबल का खेत से, कॉटन का खेत से कॉटन आ रहा है, उससे कॉटन टेक्सटाइल बन रहा है। डेयरी मतलब एनिमल हस्बेंड्री से डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहा है, उससे अलग अलग चीज, पनीर जो होता है, जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होता है वो बन रहे हैं, पाउडर्ड मिल्क बन रहे हैं। लेदर इंडस्ट्रीज जो एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे बन रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर आता है कि हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स, जो मिनरल ओर्स पर आधारित है। पहले आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर is the production of mineral based industries. This is used as raw materials for the manufacture of number of products. एक आयरन को लेकर बहुत सारा प्रोडक्ट्स क्रिएट होता है, सच एज मशीनरी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, रेलवे कोचेज हो गया, क्या नहीं। आप एक बार रूम के चारे पासे देख लीजिए, आपको आयरन का हर एक चीज देखने मिल जाएगा। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में कोल कह सकते हैं, आयरन कह सकते हैं, पेट्रोलियम वाला इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, सभी मिनरल्स के ऊपर आधारित है, इसलिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखिए रॉ मटेरियल्स, एक एक पॉइंट समझे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगा। रॉ मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल्स क्या, एक है एग्रीकल्चर से आने वाला रॉ मटेरियल्स, एक है मिनरल्स से आने वाला रॉ मटेरियल्स, एक है समुद्र से आने वाला रॉ मटेरियल्स, एक है जो फॉरेस्ट है वहां से आने वाला रॉ मटेरियल्स। तो ये हो गया हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का पूरा फंडा। यहाँ पर सब कुछ है, आप देख लीजिएगा। पॉइंट पॉइंट करके आपको एग्जाम में लिखना होगा, ऐसे मत लिखना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, मिनरल क्या होता है उसका एग्जाम्पल क्या है,
अब आता है मेरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द sea and oceans as raw materials. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some example. So marine based industries क्या होता है? जो समुद्र में मिले जाते हैं चीज है वो उसे रॉ मटेरियल्स के हिसाब से यूज करते हैं। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग क्या? सी फूड, मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, जो फिश से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी फूड का काम धंधा है, वही है मेरीन बेस्ड। उसका रॉ मटेरियल है पानी, वो एग्रीकल्चर या रिन्यूएबल बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ पानी को देखेगा, वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा चीजें। फिर लास्ट में आता है फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट यूज करते हैं, देखिए पल्प इंडस्ट्री में मतलब पेपर इंडस्ट्री अपने पहले ही पढ़ा चैप्टर में, यूटिलाइज फॉरेस्ट एज रॉ मटेरियल। दीज इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट एज पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल जो बहुत पेड़ों से मेडिसिन बनता है, फर्नीचर, बिल्डिंग्स हो गया जो वुड से बनता है, जो वुडन वाला जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स होता है, वो सारा चीज इसमें आता है। तो ये है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। आशा करते हो आप पूरा समझ गए हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब साइज में आते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिया गया है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री दिया गया। हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कौन सा स्मॉल स्केल है कौन सा लार्ज स्केल है? कितना पीपल काम कर रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वहां पर, कितना प्रोडक्शन है, और कितना जमीन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट, कितना खर्चा हुआ है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे वो स्मॉल स्केल होगा कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएंगे। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। देखिए अगर आप अपर क्लास में जाएंगे तो कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं रहेंगे, वो बाहर रहेंगे। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आएगा, उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये आप छोड़ दीजिए, अब क्लास 8 में है तो 8 स्टैंडर्ड में ध्यान दीजिए। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो होते हैं उससे हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। वह प्रोडक्ट्स हाथ से बनाया जाता है, वह आर्टिसंस। देखिए आप वीविंग देखिए, पॉटरी मतलब जो मिट्टी से बनते हैं ना, जो जो पॉट्स होते हैं क्ले से बनते हैं, जो टॉयज कुछ कुछ होते थे पहले, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर में बैठ के लोग बनाते हैं। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो बास्केट वीविंग, पॉटरी आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volume of products। देखिए यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है? लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज करता है, मतलब उनका जो फैक्ट्री पे जो कैपिटल मतलब मशीन्स ज्यादा नहीं होते, हैंड से बनाया जाता है। लैंड उतना कॉमर्शियल पर्पज के लिए बड़ा लैंड, बड़ा फैक्ट्री, वो सब चीज नहीं होता, तो कैपिटल भी कम होता है। कैपिटल मतलब जो चीज, लैंड एक कैपिटल हो गया, मशीनरी एक हो गया, फैक्ट्री मतलब बहुत जो एसेट्स टाइप का चीजों से कैपिटल कहते हैं। मुझे जान लीजिए, अपना क्लास में पढ़ लेंगे ये चीज। एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता, सब मैनुअली बनते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज सुपेरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पर हाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिया गया है, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिया गया है, और यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपको दिया गया है। कौन सा क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है? जो सिल्क वीविंग है वो क्या होता है, हमारा स्मॉल स्केल में आता है। फूड प्रोसेसिंग है वो स्मॉल स्केल में आता है। पर जो ऑटोमोबाइल्स, कार्स का, बाइक्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फैक्ट्रीज होता है, बहुत लार्ज टेक्नोलॉजी, बहुत लार्ज स्केल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होता है वो हाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। हेवी मशीनरीज लगते हैं, हाई टेक्नोलॉजी, बहुत लोग काम करते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ मैनुअली काम होता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगता, लैंड कम लगता है, कैपिटल कम मतलब इन्वेस्टमेंट कम लगता है, और एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हैं, बढ़ते आगे। स्टेजेस इन फूड प्रोसेसिंग ऑफ गोर्गन नट मखना। अगर आप मखाना खाए हैं तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, किसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे? ओनरशिप। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव। ये आपके लिए नया नहीं होगा, आपने सुना ही होगा कि ये प्राइवेट सेक्टर वाला काम है, गवर्नमेंट सेक्टर वाला काम है, स्टेट का गवर्नमेंट का चीज है, जॉइंट चीज है। देखिए जॉइंट से मुझे याद आया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो जॉइंट है,
गवर्नमेंट और प्राइवेट का, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर है, बहुत सारा चीज़ है। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अमूल होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, अब नहीं जानते हैं। प्राइवेट कौन होता है, जो ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो कंपनीज देखे ना आपने, आपका पेन्स का कंपनी हो गया, आपका बुक्स का कंपनी हो गया, आपका जो हेडफोन्स का कंपनी हो गया, आपका कंप्यूटर लैपटॉप, जो भी कंपनी देखते हैं आप, वो प्राइवेट कंपनीज है। सैमसंग का कंपनी देख लीजिए, सोनी का कंपनी देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, सभी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। उनको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट है वो चलाते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, वो क्या होता है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो एक एयरोनॉटिक्स मतलब एयरप्लेन्स का काम करता है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है। ये है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल है। देखिए ये है हमारा प्राइवेट सेक्टर और ये है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर। और क्या है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों का नाम शायद में सुना होगा, जो स्टील्स का काम करता है, स्टील सप्लाई करता है लार्ज स्केल में। और जॉइंट सेक्टर मतलब क्या, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट का पार्टनरशिप में, स्टेट और इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप में होता है। तो ये देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड, ये चीज है जो एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कोऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स और रॉ मटेरियल्स। देखिए ये समझने वाली बात है, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर कोई एक मालिक नहीं होता, सब मालिक होते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आप, वर्कर्स जो है वही मालिक होते हैं, सारे वर्कर्स मालिक है, रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते वही मालिक होते हैं, सारे मालिक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मतलब अमूल, अमूल AMUL एक कोऑपरेटिव है, मतलब अमूल कनेक्ट करता है उन घरों को उन प्लेस में जहां पर लोग मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके एनिमल्स से, उनको कनेक्ट करके उनसे मिल्क कलेक्ट करके फिर एक फैक्ट्री में जाके तो दूध मतलब दूध का प्रोसेसिंग होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स बनता है। यही अमूल का खासियत है कि वो खुद प्रोडक्ट सेट करके नहीं बनाता, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि मिल्क का काम करता है, मिल्क का धंधा है, एक घर में शायद एक दो गाय ही है, उनको भी अमूल ने एक साथ कनेक्ट करके एक पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर जहां पर सभी ओनर्स है, कोई पर्टिकुलर ओनर्स नहीं, सभी मिलके कंट्रीब्यूट करता है मिल्क और जो ही प्रोडक्ट्स है, उससे हम कहते हैं अमूल। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, सुधा डेयरी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। मतलब एक बार फिर से कहता हूँ, सब लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एक एक घर में, वहां से लोग कंपनी का कलेक्ट करके उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करके हमको बेच रहा है, इसलिए अमूल का चीजें अच्छे होते हैं क्योंकि वो कोऑपरेटिव सेक्टर है, बाकी चीजें नहीं है। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आप समझ गए ना, ठीक है, समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लैंड आ गया, वाटर कितना है, लेबर मिलता है क्या, पावर है क्या, कैपिटल कितना है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, मार्केट फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन चीजों पर इंडस्ट्रीज डिपेंड होता है, इन चीजों पर। इंडस्ट्री सिचुएटेड वेयर सम ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। गवर्नमेंट और भी इंसेंटिव्स देता है कि पावर का कोई पार्ट गवर्नमेंट पेमेंट कर देगा, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सो दैट इंडस्ट्री में लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। ये समझने वाली बात है, बैकवर्ड रीजन का ग्रोथ होने के लिए इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। और प्राइवेट लोग तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचेंगे, तो वो तो खुद से वो आपका बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं ताकि वो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इनकरेज हो, कौन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, यही चीज टाउन्स एंड सिटीज का ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल हो पड़ता है। तो रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल मार्केट, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, तो ये सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे आज के लिए, अप टू दिस। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए जो क्लास 8 में पढ़ रहा है और कंपनीज की प्रिपरेशन में ले रहा है, क्योंकि वहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।